गुजरात में एक साहब अपने घर 2 सेर गोश्त लाए, अपनी बेटी के पास गए और कहा, बेटा शाम में मेहमान आ रहे, जरा इनके तिक्के तो बनाओ। बेटी ने तिक्के बनाए, सेर भर तिक्के मेज पे भिजवा दिए और सेर भर खुद खा गई। तबीयत खराब हुई, डॉक्टरों को दिखाया गुजरात के, तो कहने लगे यासीन पढ़ लें। वालिद परेशान हुए, उन्हें लाहौर लाए, डॉक्टरों ने देखा, ठीक हो गई। फिर वो किसी काम से रेडियो पाकिस्तान गई, वहां उन्हें खवातीन के प्रोग्राम में छोटा सा किरदार करने का मौका मिला। फिर रेडियो पाकिस्तान से वो स्टेज पर आई। सुल्तान खूसट उस जमाने में एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, ये स्टेज पर आ गई और फिर स्टेज पर से होती हुई ये फिल्म इंडस्ट्री में गई। अगर कबाब ना खाती तो हम इनकी लातादाद खूबसूरत फिल्में ना देख सकते। आज यही खातून बिनाका की मेहमान हैं और तशरीफ ला रही हैं सबीहा खानम। ये लीजिए अपनी चूड़ियाँ, हमें नहीं चाहिए। क्यों, पसंद नहीं आई? मेरी पसंद नापसंद को छोड़िए, अम्मा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। क्या कहा उन्होंने? वो कहने लगी बेशर्म कहेंगी, और आज से मेरा घर से निकलना भी बंद हो गया। सुरीले रंग में निराले रंग में भरे हैं अरमानों में, गाएगी दुनिया गीत मेरे। 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया आपको फिल्म इंडस्ट्री में। जी। कैसी लगी आपको फिल्म इंडस्ट्री? मेरा ख्याल है बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजाहत आप कर रहे थे। शुरू आपने काम रेडियो पाकिस्तान से किया? जी हाँ। फिर आप स्टेज पर आए? रेडियो पाकिस्तान पे मैंने कोई ड्रामे में उसमें हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि एक नज्म पढ़ी थी मैंने, खवातीन का प्रोग्राम। खवातीन के प्रोग्राम में। फिर आप स्टेज पर आए? जी हाँ। स्टेज से फिल्म पर? स्टेज से फिल्म में। और जब हमने आपको पिछले दिनों टेलीफोन किया तो मालूम हुआ आप स्टेज ड्रामे पे गई हुई हैं। जी हाँ। फिर आप स्टेज पे आई? जी। तो ये कोई स्टेज से मोहब्बत है या इंडस्ट्री का जवाल? नहीं, खुदा न करे, इंडस्ट्री का जवाल तो नहीं है। ये तो बहुत मेरा मतलब मुश्किल काम है स्टेज पर काम करना, इसलिए कभी कभी लोग किसी को थोड़ा सा उभार देते हैं ना कि जरा दोबारा तो आइए, अब देखें हम आप कैसे करती हैं। तो मैंने कहा चले, आखिर शुरू इससे किया हुआ है तो क्यों ना इसको इज्जत बख्शी जाए। बहुत मुश्किल काम है स्टेज पर काम करना, इसमें जवाल का कोई सवाल नहीं है। मगर जो हालत आजकल इंडस्ट्री की है उससे आप मुतमईन हैं? मैं तो मुतमईन हूँ, ये बाकी इंडस्ट्री वाले खुद जाने। जहाँ तक आप मुतमईन इस वजह से हैं कि आप उर्दू फिल्मों में काम कर रही हैं, पंजाबी में भी, और आपने अभी पिछले दिनों पश्तो में काम किया है जी, और पश्तो बोली है। मतलब कैसे? बाकायदा उसमें बोलकर मैंने उससे काम किया। तो उसमें एक सीन था, अब इस वक्त मुझे आजमाइए मत, मगर थोड़े बहुत डायलॉग बोल लूँगी। तो उसमें एक सीन था कि एक दुश्मन है जो उसकी लाइफ में बहुत कुछ कर चुका है, तो वो उसके हस्बैंड का भी मतलब कातिल होता है और वो उसके सामने आता है, मगर उसे देख नहीं सकती कौन है। उसे देखती है तो वो पलटता है, उसको देख लेती, कहती ता औदलता ता खुजमा कोर तरादलो जुर्रत संगा को। इतना ही काफी है। आपको शायद इत्तला ना हो कि पहली मर्तबा हम हिसाब में आपकी वजह से फेल हुए। जी। ये बहुत ज़माने की बात है, आपकी फिल्म सस्सी थी, तो वो जुमे के दिन 3 बजे लगी सिनेमा घर में, 2:15 बजे मेरा इम्तहान था हिसाब का, टिकट मैंने लिए हुए थे,
तो 2:30 बजे मैं छोड़ के भाग गया। और एक बात की मैं आपसे कसम खा सकता हूँ कि शायद पुन्नू ने इतनी मरतबा सस्सी को नहीं देखा हो जितनी मरतबा मैंने आपकी सस्सी देखी। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि एक आर्टिस्ट की हैसियत से मैं इतनी कामयाब हुई, मगर ये बड़ा गम हुआ कि आप फेल हो गए। अच्छा, वादा एक फिल्म थी आपकी, आपके कैरियर में वो एक संगे मेल की हैसियत रखती है। वहाँ से आजकल एक बड़ी टर्म आम हो गई है कि जो भी टीवी का फनकार हो उसके नीचे लिखा होता है ये फन की बुलंदियों को छू रहे हैं। जी, तो आपने तो हर फिल्म में फन की बुलंदी को छुआ। वादा जो फिल्म थी आपकी जी, उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? वादा में मैं ये सोचती हूँ कि उसकी कामयाबी ये थी कि उसमें बिल्कुल नेचुरल जो बातें थी ना वो की गई थी। उसमें ये नहीं लगता था कि हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त अल्लाह बख्शे मेरे मियाँ से मेरा कोई लव अफेयर नहीं चल रहा था, मगर उसके बावजूद हमने इतना थोड़ा थोड़ा काम किया, थोड़ा थोड़ा भी नहीं था। उस वक्त मैं समझ नहीं सकती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मगर ये बात ज़रूर है कि मुझे अपने काम से हमेशा ईमानदारी बरतने का शौक़ रहा और मैंने मेहनत से काम किया और बिल्कुल ये फील नहीं किया था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। तो उसकी कामयाबी यही थी कि उसको फिल्म को देखते हुए ये लगता नहीं था कि फिल्म देख रहे हैं। अच्छा, मगर हमसे तो किसी ने कहा कि आपने वादा इसी फिल्म में किया था। वादा जरूर किया था मगर फिल्म के हिसाब से किया था जो वफा हो गया और पक्का। अच्छा, एक बात देखें कि हमने तो शशि पुन्नू, सोनी महिवाल, हीर रांझा इनकी दास्तानें सुनी हुई हैं अपने बुजुर्गों से, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से सुनी, मगर आपके घर की दास्तान तो ऐसी है कि जिस पे यकीन करना पड़ता है। सोनी का नाम लेकर आपने मुझे याद करा दिया कि अच्छा, गुजरात से। अच्छा, आपका भी ताल्लुक गुजरात से है? जी हाँ। माहिया और बालो की दास्तान। जी हाँ, अगर वो कामयाब ना होते तो वो भी इसी तरह आजकल दोहराए जाते जैसे सोनी में। मगर उनकी मोहब्बत की दास्तान तो ऐसी लाजवाल है कि उनकी मोहब्बत आपको विरसे में मिली और फिर आपने इस मोहब्बत का इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि आपने अपने शौहर की पहली मोहब्बत के साथ भी मोहब्बत की, जमीला भाभी के साथ भी वैसी मोहब्बत का सलूक की। इसमें आपने ठीक कही कि जिससे आदमी सच्ची या सिंसियर मोहब्बत करता है उसकी हर चीज से मोहब्बत करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की। मगर सबिया खानम, एक बात यह है कि आपके वालिद व वालिदा की मोहब्बत तो ऐसी कमाल मोहब्बत थी, मगर आपके वालिद ने आपकी मोहब्बत में तरह सी सख्ती बरती, इसकी कोई वजह? ये देखिए, अब तो मैं भी माँ हूँ और मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि मेरी औलाद कोई मेरी तरह मोहब्बत करके शादी करे, क्योंकि ये इन कामों में बहुत सी मुश्किलें भी होती हैं जो आदमी नहीं चाहता कि हमारी औलाद उस रास्ते पर चले। मेरे बाप ने भी उस वक्त सिर्फ बाप बनकर सोचा था, वो लवर बनकर नहीं सोचा था जो उन्होंने खुद की थी। टेलीविजन आप देखती हैं? जी देखती हूँ। कोई खास प्रोग्राम जो आप देखती हैं? मुझे आजकल मैंने समंदर अभी खत्म हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती कि पीर का दिन था मेरा ख्याल है, पीर समंदर पीर को आता था। बिल्कुल जी, मैं तो अपने बच्चों से ही कहती थी कि भाई मुझे आवाज दे देना, अगर मैं किचन में खाना भी खा रही हूँ तो मुझे आवाज दे देना कि समंदर कब चल रहा है। तो समंदर की आवाज तो खुद आ जाती होगी आपके पास? इतने शोर होता था। अमजद इस्लाम अमजद, एक नाम माशाल्लाह टेलीविजन के देखने वालों के लिए जाना पहचाना। 25 ड्रामे टेलीविजन के लिए लिख चुके, 3 सीरीज लिखी। इस वक्त डबल एक्शन ब्राइट के मेहमान हैं, तशरीफ लाते हैं जनाब अमजद इस्लाम अमजद। आपको बहुत से लोग बहैसियत एक शायर के जानते थे जी। ये ड्रामे का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? ड्रामे का शौक पैदा कैसे हुआ अनवर भाई, ये तो बड़ी मुश्किल बात है इसको बताना, क्योंकि मुझे जो शायरी में जब करता हूँ बल्कि कहना चाहिए, अब तो लोग उसको ज़रा थोड़ा सा लिफ्ट कम देते हैं, तो उसमें भी कुछ ड्रामाई अंसर जो है नज़मों में भी वो मौजूद था। तो शायद उसी ने मुझे ये रास्ता दिखाया कि मैं ड्रामे की तरफ भी तवज्जो दूं और कोशिश करूं, तो उसी से ये रास्ता निकला मेरे ख्याल में। आप पे माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, मगर छोटा सा एक इल्ज़ाम है। एक तो नहीं, इल्ज़ाम तो खैर बहुत सारे हैं।
एक इल्ज़ाम ये है कि एक रविश टेलीविज़न पे ड्रामों की चली आ रही थी जी जिसमें आपके खुद लिखे हुए ड्रामे मोम की गुड़िया, बरज़ख वगैरह बड़े खूबसूरत खेलते थे। आपने वारिस स्टेज करके जी ड्रामे को बहुत लाउड कर दिया, एग्रेसिव कर दिया, और फिर ये ऐसी रीत पड़ी कि हर प्ले जो है यानी खबरनामा तक एग्रेसिव हो गया। खबरनामा जाता है तो ये बताइए क्या किया आपने? अनवर भाई, मैं असल में, ये मुझसे पहले भी कई दफ़ा सवाल किया गया, मैं असल में ये समझता हूँ कि जो वारिस से पहले ड्रामा था उसमें उसकी खूबसूरती अपनी जगह पे है, लेकिन वो जो एक हमारी ज़िंदगी की जो हकीकी सूरत हाल है उससे कोई एक दो नोट नीचे था, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था। कुछ इंटेलेक्चुअल बातें जो हैं वो ज़्यादा थी, या कुछ थ्योरी जिसको कहना चाहिए वो बहुत। तो मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश ये की है कि मैं वारिस में ये कोशिश की थी कि जो मुझे जिस तरह चीज़ें नज़र आती हैं, जिन लोगों को या जिन कैरेक्टर्स को मैं देखता हूँ उनको मैं उसी तरह पेंट कर दूँ। तो मैंने उससे कोशिश की जिससे वो, इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रेवलेंट ड्रामा था उससे तो वो लाउड हो गया जी। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें जो एग्जेजरेशन हमारी फिल्मों में की गई है तो मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले में मेरे प्लेस जो हैं वो बड़े मोतदिल थे और मोतदिल हैं इसे। लेकिन चूंकि टीवी पर हमने पता नहीं क्यों बना लिया हुआ है कि टीवी ड्रामे को बड़ा ही मरंजा मरंज किस्म का होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में अब आप देखते हैं जो शिद्दत है, जो मसाइल हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, और उसमें अच्छे बुरे किरदार हर तरह के हैं। तो अगर कुछ किरदार जो हैं वो लाउड हैं, अग्रेसिव हैं, तो वो हम में भी तो हैं। हम जब बैठे हुए हैं यहाँ, लोग हम में, हमारे अंदर हैं। शहरों में आकर ज़रा वो छुप जाते हैं, ज़रा महज़ब हो जाते हैं, होते हैं सबके अंदर। अच्छा, इससे पहले कि बातचीत और लाउड शुरू हो जी, एक गाना सुनते हैं। दिल भी करता है याद छुप के तुझे, नाम लेती नहीं जुबान तेरा, किससे पूछूंगा मैं खबर तेरी, कौन बतलाएगा निशान तेरा, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। हाल दिल भी न कह सका गरचे तू रही मुद्दतों करीब मेरे, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई। खैर किस्मत मेरी, नसीब मेरे, अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। वो ज़माना तेरी मोहब्बत का, वो
शहर से गुजरता हूँ, अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। माशाअल्लाह। रही थी ड्रामे की। अच्छा ये बताएं कि पहला ड्रामा आपने टीवी पे कब और कैसे दिया? अनवर साहब, ड्रामा पहला लिखने में और पहला ड्रामा होने में बहुत एक तवील बड़ी दर्दनाक कहानी है उसमें क्योंकि ड्रामा मैंने पहला लिखा था 68 में और टीवी पे हुआ था वो 73 में। तो अब ये अब इसमें जो 5 साल जो है लगे वो, मतलब ये समझा नहीं मैं, मतलब ये आपने लिखा 68 में? जी हाँ, 68 से 73 तक मुझे ये समझाते रहे कि तुम्हें ड्रामा नहीं लिखना तो बहरहाल वो कुछ, तो यानी कि आप टेलीविजन में दाखिल तो हो गए इन 5 सालों में? जी स्टेशन के कंपाउंड में दाखिल हो गया था। दाखिल हो गया, उससे आगे नहीं जाने दिया किसी। तो फिर ये ड्रामा, ये लाहौर की बात कर रहे हैं? ये जी लाहौर में मैंने लिखा था 68 में। अभी मैं ताज़ा पढ़ाई से फारिग ही हुआ था, मतलब जो नसाबी पढ़ाई होती है उससे। तो उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने बहकाया, उनमें सबसे ज़्यादा आगे अतर शाह खान का नाम है क्योंकि वो टिक्का मुझे उसने दिया था इसमें सारे काम में। तो उसने मुझे ये कहा कि भाई तुम ड्रामा व्रामा लिख सकते हो, तुम बड़ी कॉमेडी करते हो। तो वो मैंने लिखा तो टीवी पर दे दिया, जमा करवा दिया। तो उन्होंने कहा जी कि 2 महीने बाद आ पाए। तो 2 महीने बाद गया तो उन्होंने कहा जी वो तो कहीं खो गया है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो पहला ही ड्रामा लिखा है, तो बड़ा मेरे पास कॉपी भी नहीं कोई। तो उन्होंने कहा अच्छा जी ढूंढते हैं। कुछ 6 महीने वो ढूंढते रहे। तो बाद में वो मैं जाया करता था, तो वो जो हमारे उस जमाने में अफसर थे टीवी के, तो उनसे मुलाकात ही का टाइम नहीं मिलता था। कई महीने यही वो मीटिंग ही करते रहते हैं, एक तो मीटिंगें बहुत करते हैं तो वो लंबी मीटिंगें होती, तंग आके मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मैं रेडियो पे लिखने लगा ड्रामे जी। तो फिर 1973 में रावलपिंडी सेंटर से उन्होंने एक 9 मशकों का मुकाबला करवाया कि जो नए राइटर हैं वो अपना पहला ड्रामा भेजें। तो मैंने फिर लिख कर भेज दिया, वो इत्तेफाक से हो गया। ये रावलपिंडी से हुआ? हाँ, मेरे ख्याल में पिंडी का हाल इसी वजह से ऐसा है तो उन्होंने बहरहाल वो आखिरी ख्वाब मेरा ड्रामा था जी। नैयर कमाल और खालिद सईद भट्ट थे उसमें। तो वो कुछ अच्छा लग गया लोगों को। तो फिर मुझसे सायरा ने हवा के नाम में 2 ड्रामे लिखवाए, बरज़ख और हवा के नाम, मोम की गुड़िया। तो ये भी इत्तेफाक से अच्छे लोगों को लगे। तो फिर कंवर आफ्ताब ने 1975 में ख्वाब जागते हैं जी, मेरा जिस पर अवार्ड मुझे पहला मिला था, वो लिखवाया। तो बस फिर सिलसिला। अच्छा भाभी, आपने वारिस देखा था? अमजद जी बिल्कुल, जबरदस्त चीज़ थी बिल्कुल। मगर एक बात इनकी समझ में नहीं आती कि ये इनके जब भी ड्रामे आते हैं वो शहर सुनसान हो जाते हैं, ट्रैफिक रुक जाती है, एक हंगामा मचता है, मगर आखिर में लड़ लेते हैं फिर टीवी वालों से। ये क्या करते हैं आप? शुरू में लड़े तो पहले खत्म हो जाए भाभी, आपकी एक फिल्म थी मूसीकार जी, उसका एक गाना था। आप क्यों मुझे इतनी पुरानी यादों में घुमा रहे हैं? वो कुछ फिल्में ऐसी थी कि वो जहन से नहीं उतरती। बिल्कुल। उसका एक गाना था, याद करूं तुझे शाम सवेरे, और आपने वादा किया था कि आज हमको ये गाना जरूर सुनवाएंगे।
बसा हो, जिसके अंग अंग प्यार बसा हो, एक नया संसार बसा हो, एक नया संसार बसा हो, वो कैसे रुक प्यार से याद करूं तुझे शाम सवेरे, याद करूं तुझे शाम सवेरे। जब ढलते हैं शाम के साए, जब ढलते हैं शाम के साए, हर एक आहट मन धड़काए, हर एक आहट मन धड़काए, होठा खाए नैना मेरे, याद करूं तुझे शाम सवेरे, याद करूं तुझे शाम सवेरे। मेरे लबों पर गीत है तेरे, याद करूं तुझे शाम सवेरे, याद करूं तुझे शाम सवेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात की मुझे इत्तला मिली है कि अमजद को भी क्रिकेट से बहुत दिलचस्पी है और आपको भी। आपकी तो मैंने बड़ी तस्वीरें देखी हैं तमाम क्रिकेट के मैदान में। तो जो पिछले काफ़ी दिन हो गए, ये जो वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ है, इसका दुख तो हमें सबको ये कि ज़्यादा अच्छा खेलते तो कम बुरी तरह हारते। तो क्रिकेट पे अगर कुछ बात की जाए तो आप मुझे बताएं कि क्या वजह थी जो हमारे हारने की। एक वजह तो बड़ी मुश्किल है बताना, असल में हम इस दफा जीतने गए ही नहीं थे। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि शुरू से ही, अभी जाने से पहले ही रोना शुरू कर दिया था हम लोगों ने कि जी ये बड़ा मुश्किल है, तो ये फलां साहब को तकलीफ हो गई है और फलां साहब का ये मसला हो गया है। तो ये किधर आ गए भाई? कहाँ हो, किधर हो, नजर ही नहीं आते हो। अरे क्या नजर आए भाई, 2 महीने हुए लड़का इंग्लैंड गया था वर्ल्ड कप खेलने, वापस ही नहीं आया। पता नहीं कहाँ छुपता फिर रहा है, कुछ छोड़कर भी नहीं गया। ये बात नहीं करो, बिल्कुल बात नहीं करो। मेरे सामने 50 केस छोड़े हैं इसने। तुम किसी अखबार में इश्तिहार का को नहीं छाप देते हो? भाई लंदन के अखबार में इश्तिहार दिया था कि जहां भी हो फौरन वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, माँ बीमार है। तो ठीक है, तो साथ में ये भी लिख देते कि वर्ल्ड कप में रन नहीं बना है तो कोई बात नहीं, घर पे आके बना लेना भाई। ने बॉलिंग तुम्हारी माँ कर लेगी। घर की बात है, घर में खेल लेंगे। वैसे सच्ची बात है ईमान, वर्ल्ड कप के बाद तो ये मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा ईमान से। भाई तुम तो वर्ल्ड कप से पहले भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। कैसे कैसे मुंह छोड़ कर गए न कैसे कैसे साथ लेकर गए। क्या करें। वैसे एक बात है, हाँ, अपन ने सुना है कि अगला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होने वाला है। यहाँ भी करके देख ले। बराबर, कोई फायदा नहीं। वैसे मैं आज तक मुझे मालूम नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप में होता क्या है। तुमको मालूम है वर्ल्ड कप में क्या क्या करना पड़ता है? मेरे को मालूम है। हाँ, क्या? वर्ल्ड कप जो होता है ना, हाँ, ये बहुत बड़ा कप होता है। अच्छा अच्छा। जिस तरह छोटे कप में 1 चमचे की जरूरत होती है ना, इस तरह वर्ल्ड कप में 11 चमचे की जरूरत होती है। ठीक है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम। तुमको क्या खाक मालूम है? तुमको ये मालूम है कि हम लोग वर्ल्ड कप किसने हराया हमको? तुमको मालूम है? हाँ, मेरे को मालूम है। किसने? कमेंट्री करने वालों ने। इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें हंसने की क्या बात है? काय को हंसता काय को है? अरे हर बात सच्ची बात वही जरूरी है। अरे भाई थोड़ी सी अच्छी, जरा सी कमेंट्री अच्छी कर लेते हैं तो ईमान से अपन कभी नहीं हारते। अच्छी कमेंट्री कर ली तो नहीं हारते, क्या मतलब? हर बात पे सच, हर बात पे सच। जैसे हम तो सारे सच ही बोलते हैं नहीं यार।
अरे भाई अगर गार्नर मेडन ओवर फेंक ही रहा है तो सच्चा बोलने की क्या जरूरत है? ये बोल देता था कि इस ओवर में इसने 8 रन बना लिए, सही है ना, पूरी कौम भी खुश हो जाती है। अच्छा एक हिसाब का बताओ। हिसाब? हाँ, हिसाब में तो बहुत एक्सपर्ट। फर्ज करो हमारा एक ओपनिंग बैट्समैन। हाँ वो नाम लो भाई, अपना एक ओपनिंग नहीं, बैट्समैन। नाम तो लो, हिसाब का मामला है, नाम। अरे अपना एक ओपनिंग बैट्समैन वो अरे कुछ भी नहीं। फर्ज करो अपना वो वाला ओपनिंग बैट्समैन 1 ओवर में 1 रन बनाता है, तो 60 ओवरों में कितने रन बनाएगा? ये तो बहुत आसानी सा, नहीं गड़बड़ वाला है। 1 ओवर में 1 रन, तो 60 ओवर में भी 1 रन बनाएगा। अरे तुमको तो हिसाब का ही नहीं पता है। अरे तुम उस बैट्समैन को नहीं पता है उसका यार, वो तो मालूम है, तुम समझता नहीं। अगले मेहमान हैं एक शादीशुदा जोड़ा, 25 बरस हो गए शादी को। तशरीफ लाते हैं अदरा शेरवानी और नफीस शेरवानी। आइए। शादी आपकी मर्जी से हुई है या आपकी मर्जी से? अल्लाह ही की मर्जी से हुई। वो बात नहीं है, अल्लाह की मर्जी से शादी तो हर एक की होती है। अच्छा ये बताएं कि आप कभी नाराज हुए? नहीं पता हुआ। ये नाराज होंगे? हमारे मियाँ स्लो मोशन में बोलते हैं, अगर खफा भी होना का कहेंगे मैं पॉज लंबा, इतने मैं बोल देती हूँ, मैं कहाँ से रुकूंगा? नहीं तो ये तो आपके ड्रामे देख देख के इन्होंने सीखा होगा पॉज। नहीं अनवर मियाँ, मैं तो पॉज देना चाहूँ, ये थोड़ा बहुत खराब हुई हूँ उनकी सोबत में। जब भी तो मुझे बोलने की मोहलत नहीं मिलती, आप पॉज दें तो मैं बोलूं, आप अनवर मियाँ एक बात बताऊं, मुझे क्या मालूम कि ये मुंह खोल रहे हैं जुम्हे लेने के लिए या जवाब देने के लिए? बताएं। आप अगर आप रुके मुझे मुंह खोल के कुछ बोलने दें तो मैं बोलूं। मैंने मुंह खोला और आपने कहा क्या है? मेरी बात सुनो कि भाई आप इतने लोगों के सामने इतना घबरा रहे हैं बात करते हुए, तो अकेले में कितना घबराते हो? बहुत घबराता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि एक किस्सा मुमकिन है आपने भी सुना हो कि एक साहब की शादी की सालगिरह मना रहे थे, वो 25 बरस हो गए उनकी शादी को। एक हंगामा मचा हुआ है, घर में तमाम लोग आए हुए हैं, केक कट रहे हैं, फल फूल बाजे ताशे सब। ये गायब जिनकी शादी को 25 साल हो गए, उनके दोस्त ढूंढा भाई ये कहाँ चले गए। देखा कि अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, पेशानी को हाथ में। दोस्त ने कहा तुम्हारी बेगम केक काटने वाली हैं, तुम यहाँ बैठे हुए हो, चलो जल्दी। क्या हो गया तुम्हें? कह लेंगे मैं एक बात सोच रहा हूँ। शादी के दूसरे दिन मैंने अपने एक वकील दोस्त से पूछा था कि मैं अगर अपनी बेगम को मार दूं तो क्या होगा। तो वकील ने कहा तुम्हें 25 साल की सजा हो जाएगी। मैं सोच रहा हूं कि उस वक्त अगर मार देता तो आज आजाद हो। तो ऐसी बात तो कुछ नहीं है। अनवर मियां आप गलत पट्टी पढ़ा रहे नहीं। आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? शादी के दिन। शादी के दिन बहुत खुश थे। और दुख? ये एक ड्रामा देख रहा था मैं, इनका लाइव था। अच्छा। उसमें जब ये चल बसी तो बहुत दुख हुआ, मगर थोड़ी देर बाद फिर आ गई। बड़े लोग बातें करते हैं कि भाई अक्सर सासें बहुओं में लड़ाई और बहुएं ख्याल नहीं करती बेटों का। तो ऐसी एक सास अपनी बहू के पास गई, कह लेंगे देखो तुम में सब बातें ठीक है, तुम कोसा मत करो, तुम बहुत कोसती हो मेरे बेटे को। तो बहू ने कहा देखिए आप तुम इस तरह की बातें मत किया कीजिए, मैं बिल्कुल कोसती वोसती नहीं, और जो आज जो सुबह में कोस रही थी वो भी मैं अपने आप को कोस रही थी, इनको नहीं कह रही थी। मैं तो कोस रही थी कि खुदा करे मैं बेवा हो जाऊं। खैर आप लोगों में तो इतनी मोहब्बत है, उसका अंदाजा तो मुझे इसी बात से ही हो रहा है। अच्छा कपड़ों वगैरह कुछ रंग वंग, ये रंग आपकी मर्जी से पहनती हैं? अनवर मियां ना पूछें, कलर ब्लाइंड है हमारे मियां। अरे साहब हम तो बिल्कुल ब्लाइंड है, कलर काहे को लगा रहे? लैला लैला लैला, ये मशहूर गाना अपने जमाने में इतना मशहूर हुआ था कि औरतों के अलावा सिर्फ मर्द गाया करते थे। सफिया खानम पे पिक्चराइज किया गया था, फिल्म थी इश्क लैला। गाने के लिए तशरीफ लाती हैं बेंजामिन सिस्टर्स।
भाभी आप बताएं, टेलीविजन पे जो ड्रामों का मेयार है हमारे यहाँ, उसके बारे में कुछ। बहुत अच्छा है भैया, मुझे तो बहुत ही पसंद है। यकीन करें कि मैं अब तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा और मैंने खुद कहा कि भाई मेरा बहुत दिल करता है कि मैं टेलीविजन ड्रामा में काम करूं, कि इस कदर खूबसूरती से आर्टिस्टों को वहाँ पे सजाया जाता है कि हम लोगों को ये चांस फिल्म्स के अंदर नहीं मिलता। इतना खूबसूरती से मेरा इतना दिल करता है कि मैं अब खुद कहूँ कि आप लोग मुझे ड्रामे में ले और मैं करूँ जरूर। और मैंने इनसे कमिट करवा लिया। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा अमजद, आप फिल्म की तरफ भी गए। एक फिल्म आई थी कुर्बानी, शायद उसके आपने जी हाँ डायलॉग लिखे उसके मैंने। फिर एक बन रही है फिल्म हक महर। जी हाँ, वो तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? असल में मैं एक बात बता दूं, हक महर जो फिल्म बना रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी एग्रेसिव फिल्मों की बुनियाद रखी। पहले मौला जट बनाई, उसके बाद चंद वरियाम, और उसके बाद जब बहुत मारधाड़ हो गई फिल्मों में, चंद वरियाम में कोई 4 लाख मरे बंदे, मौला जट में कोई 8 लाख, तो उन्होंने कहा भाई अब एक ऐसी फिल्म बनाते हैं कि जो साफ सुथरी, उसमें कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हो। तो उन्होंने मिर्जा जट बनाई, वो चली नहीं, फेल हो गई। उसी दौरान इन्होंने अमजद से कहा कि भाई एक ऐसी फिल्म बनाओ घरेलू मसाइल पे, तो इन्होंने हक महर बना दी। तो मैंने कहा मारधाड़ तो उसमें भी होगी, उसमें वो सास बहू नंदे वगैरह सब आ गई उसमें। तो जब वो मिर्जा जट नहीं चली तो उन्होंने इनसे कहा कि यार ऐसा करो कि इस हक महर में थोड़ा सा सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी डाल दो। तो इसके भाई खबर सही है तकरीबन। अब देखिए ना, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जवाब देना चाहिए ना। नहीं, असल में वो मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राही से मुराद उनकी यही थी कि भाई टोन जो है थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि आजकल वो इसी तरह की चल रही हैं फिल्में, तो इस वजह से। रना साहब, फिल्में असल में मेरा भी बहुत जी चाहता है। मसलन सबिया भाभी बैठी हैं, तो जब ये गाना भी नींद गा रही थी तो उसमें भी वो पूरे सीन याद आ जाते हैं। इतनी अच्छी फिल्में थी कि उनके सीन, बल्कि गानों के बोल तक वो याद आ जाते हैं। तो अब उस तरह का एक्सप्रेशन जो है उतना भी, यानी वो भी मैं समझता हूँ कि उस जमाने में कोई इतना अच्छा राइटर्स को चांस नहीं मिलता था, अब तो वो भी नहीं रहा जी। तो इसलिए फिल्म में मैं तो किसी ऐसी आउटिंग की तलाश में यकीनन हूँ कि कोई रास्ता मुझे ऐसा मिले कि जिसमें जैसा भी बुरा भला मुझे लिखना आता है, मैं जो चाहता हूँ वो लिख के दिखा सकूँ जी। तो वो अब कुछ उम्मीद थोड़ी सी मुझे बंधी है, 1-2 प्रोजेक्ट हैं ऐसे, तो अगर उसमें मुझे वो ना डालना पड़ा जो आपने कहा है तो फिर मैं जरूर लिखूंगा। ये तो हम सब जानते हैं कि अमजद शायरी बहुत अच्छी करते हैं। इनकी एक बहुत खूबसूरत नज्म है मोहब्बत, तो हम फरमाइश करेंगे इनसे कि वो सुनाएं। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तिआरा था मेरे दिल का। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तिआरा था मेरे दिल का। अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में ओस कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में ओस कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम अपने हाथों से
इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना। मैं खाक बनकर समुंदरों में सफ़र करूँगा, किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समुंदरों के सफ़र पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। क्या सुभान अल्लाह। हमारी तो यही दुआ है कि खुदा अज़रा शिरवानी को और नफ़ी शिरवानी को 25 साल और इसी तरह, बल्कि 50 साल 100 साल और इसी तरह हंसता खेलता रखे। अमजद इस्लाम अमजद के ड्रामे 23 हफ्तों के बजाय 300 हफ्ते टेलीविज़न पे चले और सभी अबावी की फिल्में इसी तरह कामयाब होती रहें, इसी तरह ये मुस्कुराती रहें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Thank you.